अभी लिखा है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे स्टार्ट कर देंगे। चलो अब सर ये यहाँ अभी स्टार्ट। हाँ, ये अभी लिखा है, यहाँ स्टार्ट किए हैं। देखो कौन कौन सा फैक्टर अविनाशी हम लोग का चल रहा था ना। सर वो ये क्या लिखे सर, ENC? तो पढ़ा चुके क्लास में, जेड स्टेरिक शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताए थे। ये सब पिछले क्लास में यस हुआ है। सर, सोल्डरिंग इफेक्ट सिग्मा। टाइप ऑफ सबसेल, इसका फॉर्मूला था जेड माइनस सिग्मा। और चौथा है सर हाफिल ज्यादा फुलफिल स्टेबिलिटी। सर ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है सर? इसमें इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग ये है, नोट कर लेना। सर डोमिनेटिंग मतलब? मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। कभी भी क्वेश्चन तुमको देगा अविनाश एनर्जी का, तो ये फैक्टर को सबसे पहले एज्यूम्ड करना है, तब क्वेश्चन बनाना है। क्लियर? सर ये सही में अभी लिखा है, तो उतारे हाँ, नहीं अब हम। यहीं से स्टार्ट हुआ है, फटाफट नोट करो। नोट हो गया? नहीं यस सर, सर। वो स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। हम्म। सर ENC का मतलब? बोलो। ENC का फुल? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा है इन क्लास में। यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नोट हो गया सबका? हाँ सर, हो गया। सर ये जेट का पावर एक्स क्या है? सब बता दिए हैं, तो वही है। कितना बार जेड का पावर एक्स रेडिएटिंग है इफेक्ट। बताए थे क्लास में। जेड पे एक साइन है, उसको बोलते हैं स्टेरिक। जेड हाँ, स्टेरिक। बताए थे। हाँ, इट्स स्टेरिक। कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। हाँ, रिवाइज नहीं है। कोई बात नहीं है। चलो आप नोट यहाँ से देखते जाओ, ध्यान देके। नाश एनर्जी चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। चारों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो था चौथा नंबर, जिसमें हम टिक लगाए। अब ध्यान देके चीजों को समझो। लो पहला, तो साइज से रिलेशन पूछेगा। तो साइज के बारे में ये कंसेप्ट बता चुके हैं क्लास में, मालूम है ना? सर नील्स साइज, बोर, सॉरी। हाँ साइज के बारे में बता चुके हैं। ये एस एस ब्लॉक, हाँ ई बेटा। ब्लॉक, पी ब्लॉक, जब क्रॉस द पीरियड जाए थे तो साइज हमारा डिक्रीज करता था, लेकिन इसी डायरेक्शन में अविनाश एनर्जी क्या करता था? इंक्रीज। क्योंकि राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड एलिमेंट से उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा। और नोबल गैस का सर? हाँ, वही नोबल गैस हुआ। नोबल गैस सबसे राइट साइड है। ये कंसेप्ट था पीरियड का। सर SDP के लिए सर। एसडीपी मतलब से मतलब कि एस सबसेल का एस साइज। ब्लॉक, एस नहीं नहीं ब्लॉक है, देखो हॉरिजॉन्टल लिखे है ना। यस। जब भी इस चैप्टर में जब भी हम लोग ऐसे अच्छा लिखेंगे, अच्छा अच्छा। हाँ इसमें देखो ध्यान से, एस ब्लॉक एलिमेंट पेरिटल में, फिर बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर बीच में लास्ट में क्या होता है? पी ब्लॉक ई एलिमेंट। ब्लॉक। हाँ, यहाँ को लिख भी दिए हैं। अक्रॉस द पीरियड साइज कर रहा था डिक्रीज ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, आयनासन की एनर्जी करेगा इंक्रीज। क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट का होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते। यहाँ से निकाल सकते हैं, क्लास में पढ़ाए थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यहाँ एनर्जी क्या लगाना पड़ा था? कम। मिनिमम। हाँ, और इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लगाना पड़ा था? ज्यादा हो गए। ज्यादा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर एनर्जी इंक्रीज करता है। ये था पीरियड में साइज कॉन्सेप्ट। बताओ ग्रुप में क्या पढ़ाए थे? जैसे मान लो कोई ग्रुप ले लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट है ना?
एलिमेंट का नाम ले लेते हैं यहाँ पे। साइज इंक्रीज। हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से। तो हम पढ़े थे डाउन ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज। Increase. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, Decrease. डिक्रीज, क्योंकि सीजियम के ऑटोमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगता था, Minimum. मिनिमम। सबसे और कम। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक है वहां क्या लगेगा, Maximum. मैक्सिमम। तो ये रिलेशन एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया कि एटम का साइज आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित कर सकता है। तो साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन क्या आ गया, यूनिवर्सली। ये आई ए मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ई ना होगा, नीचे में आई ए, कहाँ ग्रुप लिखा आई हुआ है, लिखा हुआ है, सब तो आई लिखा है, ई लिखा हुआ ए है। लिखा है ऊपर ग्रुप के बगल में। फर्स्ट ग्रुप ग्रुप में GROUP में First group. ग्रुप का नाम है, ग्रुप फर्स्ट है। किसी भी ग्रुप का एग्जांपल दिए हैं, ऐसे जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे आ रहा है तो एरो घट रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एक मिनट से नोट कर। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव हो गया, तो उसमें कुछ तो करना होता नहीं है। हाँ, उसमें नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जब भी कंपेयर करना होगा तो हाइड्रोजन टू सीजियम या लिथियम टू सीजियम। नोट हो गया। Yes, जब sir. भी हम ऐसे लिखेंगे समझ लेना सर ब्लॉक लिखा रहे हैं। सर सर, साइज नीचे तक पानी से बढ़ता है या फ्री स्टेट घटता में है? होता है या बंद? एक बार हेलो मैं सर, बोलो। हाँ बोलो। ग्रुप में साइज नीचे तक पानी से घटेगा या बढ़ेगा? जब भी डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, ये मालूम है ना तुमको। यस सर। तो यहाँ पे साइज का सामने साइन क्या दिया है? साइज यस के सर। सामने इंक्रीज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। फिर वो मैक्सिमम मिनिमम बता देते क्या। मतलब है कि लिथियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब एनर्जी का बात कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का। मैक्सिमम सर एनर्जी लगेगा सीजियम और फ्री स्टेट में होता है? सीजियम फ्री स्टेट में होता मतलब ऐसे जैसे Fe रहता है वैसे ही सीजियम। हाँ, फ्री स्टेट में पाया जाता है ये, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये। ऑक्सीजन के साथ कोई ये रिएक्शन? अच्छा, हम बता देते हैं। देखो, तो साइज के साथ ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखो लिखा है ये शिल्डिंग इफेक्ट, इस पे भी डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसका नाम लिखाए थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए प्रोटॉन माइनस शिल्डिंग कांस्टेंट है ना। यस सर। तो अब ध्यान से, जब आयोनाइजेशन एनर्जी का बात नहीं करके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करेंगे। ये टॉपिक फिजिक्स में भी है, जब 12th में जाओगे तो 12th में एक ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स, नाम सुना है मॉडर्न फिजिक्स। यस यस सर। यस सर। तो मॉडर्न फिजिक्स में केमिस्ट्री का 2 चैप्टर कॉमन है, एटम और न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी। जैसे रेडियो एक्टिविटी 12th में पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में उसमें एटम और जैसे हम लोग पढ़े ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़े, स्पेक्ट्रम के बारे में लाइमन बार्बर। तो 12th में सेम चीज पढ़ना है फिजिक्स में, एटम और न्यूक्लियाई। तो हम क्या बताएं, आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम 3 नाम से पुकारे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, जब भी हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है
तो एक फार्मूला का जानकारी है ना तुमको, एनर्जी का जानकारी है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ध्यान दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ करता था? माइनस 0.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर NS पर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ यहाँ वहां पे एनर्जी निगेटिव क्यों हुआ करता था? याद है किसी को? टोटल एनर्जी था सर। एनर्जी के कारण सर। क्योंकि उसमें सबसे हाँ, कम सबसे कम एनर्जी रहता था फर्स्ट नहीं, टोटल से एनर्जी, सबसे। टोटल एनर्जी जब कैलकुलेट किए थे तो इसका आंसर ये आया था, साइन था नेगेटिव। यस सर। किसी को याद है? किसी को याद है नेगेटिव साइन का मतलब? हाँ, ये पोटेंशियल सर मतलब एनर्जी इमिट इसमें होता था। इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक एनर्जी की डबल होता है और नेगेटिव में होता है। देखो ये बोलना है, याद है? यस सर, पोटेन पोटेंशियल एनर्जी के कारण पोटेंशियल एनर्जी चूंकि निगेटिव होता है, वहाँ टोटल एनर्जी में क्या ले रहे थे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो उसका एलसीएम निगेटिव आ जाएगा, तो साइन निगेटिव आ जाएगा। ये हो गया एनर्जी। अच्छा ये बताओ, अगर हम एनर्जी को यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट करें तो सारा कुछ सेम है। यहाँ साइन बदल क्यों गया? साइन कैसे प्लस हो गया? क्योंकि इसमें सर एनर्जी हम दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्लास में बता चुके हैं, इसमें हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तब जाके उसके आउटरमोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसके कारण से क्लास में पढ़ाए थे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो हीट का एक फॉर्म है वो कैसा होता था, इंडोथर्मिक। यहाँ डेल्टा इज पॉजिटिव का मतलब ये कंडीशन है, आप समझ में आया? इसलिए यस सर, अभी आयोनाइजेशन समझ में। को अभी तो सर नोट पोटेंशियल कर लो। एनर्जी है, तो इसमें नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? इसमें निगेटिव नहीं होगा क्योंकि वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था वो टोटल कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्लियर हुआ? सर ये आयोनाइजेशन माइनस पोटेंशियल है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक साथ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक साथ है, माइनस का है किलो है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, चूंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट से, तो उस एनर्जी को हम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे। यहाँ साइन पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? और एक बार बताइए ना सर। हम ये बताएं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको बोला गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो केमिस्ट्री में बोर्स एटॉमिक मॉडल के एनर्जी फॉर्मूला से आया है। एनर्जी का वहां फॉर्मूला था काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, चूंकि वहां पोटेंशियल हम लोग निगेटिव लेते थे इसलिए एनर्जी का साइन कन्वेंशन यहाँ निगेटिव था। अब तुमसे पूछेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यहाँ साइन कन्वेंशन पॉजिटिव क्यों हो गया, तो तुम बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब हम किसी एटम या मेटल को एनर्जी देते हैं। यहाँ पे एनर्जी दे के काम करेंगे तो एनर्जी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? यस सर, ऑल। मतलब सर यहाँ पर एनर्जी निकलता है टोटल हाँ एनर्जी नहीं, में? यहाँ पे जो एनर्जी है उसमें निगेटिव साइन होगा ड्यू टू पोटेंशियल, और यहाँ पे जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल काइनेटिक से मतलब नहीं है। यहाँ पे है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इमिट कराना है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से, उसके लिए हम जो एनर्जी अप्लाई करेंगे हम उसका बात कर रहे हैं। इसका नाम था एच न्यू, क्लास में बताए थे। अच्छा अभी बताओ, इस फॉर्मूला से सारे एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट हो जाएगा? नो सर। नो क्योंकि यहाँ सर, जेड पढ़े हम लोग, जेड में लिमिटेशन है। अच्छा अभी ओनली बताओ, सिंगल ये बॉन्ड रहता है। के लिए हाँ कि होता है। इसमें जेड जो है
ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए हो सकता है। अब ये बताओ, जब हम लोग पढ़ रहे थे शिल्डिंग इफेक्ट टॉपिक, तो शिल्डिंग इफेक्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे रेडियस निकालने का फॉर्मूला में, वहां समझाए थे ना कि जो जेड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्टेरिक से, सिखाए थे। यस सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड होगा। अच्छा ये फॉर्मूला किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए, मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ध्यान रखना, ये जो है ये वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए। और ये वाला फॉर्मूला जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। क्लियर हुआ? ऑल लिख सकते हैं सर इसमें? हाँ, और लिख सकते हैं, 118 क्योंकि हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं। शिल्डिंग सेकंड वाला इफेक्ट जो से है, शिल्डिंग इफेक्ट एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा का मान 0 होता है किस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए? 1s1 के लिए। तो जो फॉर्मूला पढ़ाए थे वो क्या था, याद है? जेड माइनस सिग्मा। देखो सर। जेड के बराबर हो गया। ये डेरिवेशन क्लास में सबको बताएं, याद है सबको? यस सर यस। तो कहने का मतलब है Yes. ये फॉर्मूला सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है। इसलिए हम लोग क्लास में रेडियस का भी फॉर्मूला एक्यूरेट कैलकुलेट किए थे, R इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नोट बाय जेड स्टार। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। अच्छा, आप देखो ध्यान से, ये इस पे डिपेंड क्यों करता है, ध्यान देना। तो जब हम बात करेंगे, ध्यान से पूरे कहानी को सुनना, जब हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड का, जब हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट का, तुम खुद बताओ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कॉपी चेक करना, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.60 लिखाए थे, यस इसका 3.25, 3.90, 4.55, 5.20। 5.22 और 20 अब बताओ अक्रॉस द पीरियड में इस सारे एलिमेंट में एन का मान कांस्टेंट रहेगा? नो एन सर। का एन n का का मान मान 2, यस हाँ, सर। यहाँ पे n का मान 2 हाँ सर। इसमें रहेगा सर। क्योंकि देखिए क्योंकि ये सब एलिमेंट किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड। एन पीरियड सेकंड का। पीरियड। हाँ देखो, तो ये जो फॉर्मूला है जिसे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कि आयोनाइज एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है, साइज पे तो कर ही रहा था। अब बताओ, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया, बताओ ये इसका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यस सर, स्क्वायर का। हाँ, स्क्वायर का, इसका मतलब अक्रॉस द पीरियड हम लोग पढ़ चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, याद आया? यस सर यस सर। तो आयोनाइज एनर्जी भी क्या करेगा? इंक्रीज इंक्रीज करेगा। करेगा। इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्टार स्क्वायर का। सारा पीरियड के लिए लागू हुआ सर ये ना? हाँ, ग्रुप के लिए बस साइज वाला कॉन्सेप्ट है, ग्रुप में आसान है। तो कार्बन के लिए बता रहे हैं, तो क्या लिखे? ग्रुप में ध्यान देना, ग्रुप में कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बताना आसान है, क्योंकि ग्रुप में क्या वेरिएबल होता है? नंबर ऑफ सेल। सारा कंसेप्ट यहीं पे लगेगा। पीरियड में एन का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। इंस्टेंट। यहाँ पे चीजों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसी डिफिकल्टी लेवल को आसान करने के लिए थोड़ा हम लोग चैप्टर को, थ्योरी को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ग्रुप मतलब में सर, तो मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है? वेरिएबल। तो उससे तुमको डाउन वेरिएशन पढ़ना आसान हो जाएगा। डाउन ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड? नहीं, डाउन द ग्रुप का हम बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप में एन का मान क्या होता है? सेम वेरिएबल। वेरिएबल होता है ना एन सर? का हाँ, वैल्यू।
वेरिएबल होता है। जैसे देखो ध्यान से, हाँ आप हम लिख दे रहे हैं, आपको समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको समझो बढ़िया से। सर नीचे लिखे नहीं। हाँ ठीक है, नीचे नहीं मिटा रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 है तो ये 2 है, तो इसका मतलब है नीचे जाने पे वैल्यू n+1 से लाई कर रहा है, भर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जहां भी n वेरिएबल होगा वहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को जानना आसान होगा, लेकिन जहां पे n कांस्टेंट होगा वहां पे प्रॉपर्टीज को निकालना थोड़ा टफ होगा। तो जो काम टफ होगा उसको आसान करने के लिए थ्योरी को रिलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज है ना वो आसान है, लेकिन क्रॉस द पीरियड प्रॉपर्टी टफ है। तो टफ को भी आसान बनाने के लिए इस तरह से तुमको पढ़ना पड़ेगा। सर n वेरिएबल मतलब नहीं समझा, पता है ना? एन वेरिएबल का मतलब एन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट नंबर ऑर्बिट। से। हाँ, यस सर। इसका मतलब है ये पहला पीरियड में है तो दूसरा पीरियड में नहीं हो गया। हाँ सर। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? n+1 नहीं हुआ। हुआ। यस सर। हाँ, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग किसी चीज को डाउन ग्रुप पढ़ेंगे तो डाउन ग्रुप में आसानी से n वेरिएबल मिल जाएगा ना। यस सर। लेकिन क्रॉस द पीरियड में क्या n वेरिएबल होता है? नो सर, वो सेम रहता तो है। वही बताया कि जहाँ पे n वेरिएबल नहीं हो वहाँ थ्योरी को थोड़ा रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन जहाँ n वेरिएबल है वहां पे तुम आंसर आसानी से कर सकते हो। सर अक्रॉस द पीरियड में ये बोल सकते हैं कि जो सबसे नजदीक होगा ये इनर मतलब। न्यूक्लियस। नो सर, हाँ, न्यूक्लियस में ये 18th हाइड्रोजन गैस से हाँ, उसका आई आई मतलब ज्यादा होगा। हाँ, बोल सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को कभी भी निकालने नहीं देगा। या हम बोल सकते हैं कि इसके बगल में नोबल गैस है, उसका भी कुछ साइड इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है, लॉस करना पसंद नहीं करता है। तो इसके नेचर के अगेंस्ट अगर हम काम करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि तुम इलेक्ट्रॉन को निकालो, ये कहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम जबरदस्ती यहाँ काम करेंगे तो नेचुरली ये ज्यादा एनर्जी का डिमांड करेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हम्म। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी पे, आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब तीसरा टॉपिक है टाइप ऑफ सबसेल। बताओ, अगर तुमको हम एफ दे दें, डी दे दें, ई दे दें और एस दे दें, बताओ किस सबसेल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? पी का। हम्म। यस सर, पी सबसे। तो डिपेंड करेगा किस पे? ध्यान दो, ऑर्डर ऑफ एट्रैक्शन पे। बताओ कौन सा सबसेल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है? एस सबसेल। हाँ, तो ये जो है मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस है। बताओ न्यूक्लियस से जो बहुत करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि टफ होगा? टफ होगा। आसान होगा। टफ होगा। इसका मतलब है ये कहेगा कि हमको तुम अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो हम इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में सोचेंगे, और ये कहेगा कि हमारा न्यूक्लियस से इंटरेक्शन क्या है? वीक है, हमको तुम अगर कम भी एनर्जी दोगे तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देंगे। यस सर। हाँ, तो कंपेयर करना है। जो ऑर्बिटल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस होंगे उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी में
शुरू में बता दी था, आयोनाइज एनर्जी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूवल आसानी नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ आसानी होगा। तो किस सबसेल का आयोनाइज एनर्जी अधिक होगा? एस का। यस किसका सबसे खराब होगा? एफ का। F सर ऑर्डर ऑफ क्या लिखे हैं? ऑर्डर ऑफ एट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ एट्रैक्शन। तो सर यहाँ पर ये एफ है, सबसेल का ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो, कम होगा। मिनिमम होगा। जैसे देखो ना यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लो सिंपल समझने के लिए। मान लो यहाँ पे एक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो क्वांटम नंबर तुम लोग पढ़ चुके हो, दिक्कत नहीं होगा, क्लास में पढ़ा चुके हैं। एस सबसेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1 होता है। यस सर, 1। पी का 2 होता है। यस सर। डी का 3 होता है। आपका 4 होता है ना। देखो ध्यान से, इसका साइज और इसके साइज में अंतर है कि नहीं है? है हाँ, तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, ये आसानी से निकाल देगा एनर्जी कम से कम लेके। देखो यहाँ से निकालना टफ है। अगर यहाँ से तुम निकालना चाहते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में विचार कर सकता है। क्लियर हुआ? सर इससे पहले वाले में आप बताए थे कि जो अक्रॉस द पीरियड में जो शुरू में एस सबसेल होता है, तो उसमें बताए थे कि उसमें कम एनर्जी लगता है। फिर यहाँ सर लिखा है मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। पहले ऑर्डर समझ लो, सारे बिंदु पे भी विचार करेंगे एग्जाम्पल से, उसका टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे केवल हम बात कर रहे हैं सबसेल का। वहां पे सेल के साथ सबसेल था, है ना। यहाँ पे कोई 3s का हम बात नहीं कर रहे हैं, 4d का बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं एक ऑर्बिटल का, कि अगर किसी एटम में कोई ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल में आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। पहले पूरा फैक्टर समझ लो, फिर हम चारों फैक्टर को एक साथ रिलेट करके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्लियर हो गया? नोट कर लिए? ये सर, कर लिए नोट। सर मेटेलोइड में भी आयोनाइजेशन एनर्जी लगता होगा क्या? हाँ सर, आवाज ही नहीं आ रहा सर आपका। आवाज नहीं आ रही। आपका म्यूट हो गया। म्यूट कौन कर दिया? हेलो सर, वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं जा रहा है। अभी ठीक आया, आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ तो देखो, तो स्टेबिलिटी फॉर वाइटल में 2 टॉपिक है। फुलफिल्ड का मतलब हो गया ये, हाफ फिल्ड का मतलब हो गया। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फुल फुलफिल्ड। हाँ फुलफिल्ड। HF हाफ फिल्ड, FF फुलफिल्ड। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फुलफिल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा। अगर तुम जबरदस्ती निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी का डिमांड करेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये पहले से अनपेयर्ड है, ये एनर्जी लेके पेयर्ड होना चाहेगा। हो सकता है इसको लॉस कर देगा तो इसके पीछे वाला ऑर्बिटल उसको फुलफिल्ड मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फुलफिल्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, किससे? अपने हाफ फील्ड। तो हम लिखा भी दिए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो न्यूमेरिकल बनाओगे तो न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर यही वाला होगा।
क्लियर? सर अगर फुल फील्ड या हाफ फील्ड ना रहकर उससे हल्का सा एक पीछे या एक ज्यादा रह रहे, जैसे इसमें मतलब पी ब्लॉक में ये हाफ फील्ड यानी 3 ना होकर सर उसमें 2 रहे या 4 रहे, तो उसमें ये लॉजिक लग सकता है सर? अच्छा बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछो, बताते हैं। नोट करो, नोट हो गया सबका? यस सर। चलो हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे जो तुम लोग पूछ रहे हो ना। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है गणित एडवांस का, ध्यान देना, इसमें ऑप्शन तुमको बताना है कौन सा मोस्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन बट इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी is just reverse due to। 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है हाफ फील्ड पी सबसेल इन नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है हाफ फील्ड पी सबसेल इन ऑक्सीजन। देखो सी में है बोथ और डी में है नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? सर सी नंबर। सर ए नंबर नंबर। सर, दोनों। ए नंबर। ओनली सर वन बी ऑप्शन नंबर करेक्ट सर, है। बी नंबर, ए हाफ नंबर फील्ड सर। सबसेल इन हाफ ऑक्सीजन। फील्ड पी सबसेल, हाँ बी नंबर सर, बी हाँ नंबर। देखो पी सबसेल। इसमें, हाँ इसमें कहानी है बच्चों, न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ो। और अगर तुमको डिमांड कर रहा है जिस चीज का, वो बताना है। जो डिमांड नहीं कर रहा है उसका आंसर नहीं बताना है। जैसे ध्यान दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका आउटरमोस्ट है बच्चों 2p3, इसका है 2p4। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, मींस ग्राउंड स्टेट। बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल पी सबसेल कौन सा है? p3 हाफ फील्ड। बताओ क्या ये स्टेबल है? तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, है ना? इसका मतलब है स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है जैसे ही ये मामला सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में पहुंचा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में थ्योरी क्या हो गया? क्या लिखा हुआ बताओ? जस्ट रिवर्स। हाँ तो अब क्लास में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थे ना, याद है? m से m+1, m+1 से m+2, m2 से m+3 बताए थे। यस सर। यस हाँ, इसका मतलब है कि जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में गए, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में जाने से पहले एक आयोनाइजेशन एनर्जी तो हो चुका होगा। यस सर। तो एक स्टेप हो चुका है, हम एक स्टेप का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोचेंगे। 2p2। बताओ 2p3 से क्या हो गया? 2p2 और 2p4 से कितना होगा? 2p3। बताओ अब स्टेबिलिटी किसके पास चला गया? ऑक्सीजन। हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है कि सेकेंड आयोनाइजेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो जस्ट रिवर्स क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या चला गया?
हाफ फिल्ड पी सबसेट। तो बी नंबर आंसर करेंगे, ए नंबर नहीं करेंगे। ए नंबर तुम्हारे क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, तो तुमको समझाने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, तुमको ए नंबर आंसर नहीं करना है। तो डिमांड ही पता नहीं चल रहा था। यहाँ पता चल गया ना। सर जस्ट डिमांड तो पता चल गया था, ये जो प्रोविजन दिया था ना ए बी, वही समझ नहीं आ रहा था ठीक से। हाँ, फंसाने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चा जो है अगर क्वेश्चंस का लैंग्वेज सही से नहीं पकड़ा तो वो दोनों में टिक कर देगा सी नंबर। अब तुम जान भी रहे हो, सब कुछ मालूम है, फिर भी आंसर निगेटिव आ गया, यही दिक्कत है। इस तरह जब भी ऐसा न्यूमेरिकल ले तो पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहला पैराग्राफ न्यूमेरिकल में हो सकता है तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन हो, है ना। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी दे देता है ताकि बच्चों को दिमाग में थोड़ा थ्योरी याद आ सके। तो इसे क्वेश्चन दिया था कि नाइट्रोजन का अविनाशी एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो पहले तुमको चेक करना था, सेकेंड क्यों उल्टा होगा उसका स्पष्टीकरण मांगा गया। तो स्पष्टीकरण उसका कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा। अब क्लियर हो गया। सर यहाँ पर हमें बताइए, तो ये यहाँ हुआ ना एन लेस देन मतलब नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन जो आप लिखे हैं, तो इसमें टू टू नाइट्रोजन स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना, हम्म, नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना। ना कैसे, पी पढ़ा चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, पी का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन 6। अच्छा ये और सर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए सर। हाँ, ये चाहेगा कि हम और अगले स्टेप में जाके अपने आप को स्टेबल कर सकें, क्योंकि स्टेबल यही नहीं, ये स्टेबल होने के लिए तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कहेगा हम एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले से स्टेबल है। अगर हम एनर्जी लेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल लेंगे तो पहले से कम स्टेबल हो जाएंगे। ये सर सारा मामला स्टेबिलिटी का है। अविनाशी एनर्जी का इसलिए एडवांस लेवल क्वेश्चन स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। क्लियर हो गया सब कॉन्सेप्ट? यस सर। सर चलो, डैश ऑक्सीजन क्यों लिखे हैं? हाँ बोलो। डैश दे के ऑक्सीजन क्यों लिखे हैं, कारण क्या है उसका? हाफ और फील्ड पी सबसे ऑक्सीजन ऊपर वाला ही नीचे है। हाँ, चलो लेटेस्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। लेटेस्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 4 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर 25, मतलब 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 50, 500 एंड 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एलिमेंट। ऐसा ग्राफ भी आता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन सेट किया गया है। 4 ऑप्शन है। पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है फॉस्फोरस। एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, डाटा वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये हम लोग कॉपी चेक करो, हम लोग क्या पढ़ते थे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो बताए भी थे ना, किसी भी एलिमेंट का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो सकता है, जितना उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एल्युमिनियम का 3 बताए थे, याद है, कॉपी चेक करो। सिलिकॉन। यस सर। तो क्वेश्चन में है कि अगर किसी एलिमेंट का 4 ऑप्शन नंबर 2 लगातार सर। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डाटा में अवेलेबल है, इस हाँ तो डाटा को सिलिकॉन स्टडी होगा। कीजिए। ये 500 है, ये डाटा को हाँ स्टडी कीजिए और डाटा के हिसाब से बताइए वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट रहा होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा राइट द नेम ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन सिलिकॉन नंबर सी। सर। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अच्छा, आंसर है ए नंबर। ध्यान ध्यान से कैसे होगा पहले समझ लो, एक हम बता देंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा फिर जाइए एडवांस का। किसी का आंसर है ए नंबर, ईमानदारी से बताना। हाँ नो हाँ सर। सर।
यस आया था अच्छा ठीक है, चलो सर। कोई बात नहीं। 50 से 500 ज्यादा जंपिंग है इसीलिए हाँ वेरी गुड, एकदम सही पकड़ा है। उसका ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा इसलिए मैग्नीशियम हुआ। हाँ यस सर, एकदम सही जवाब दिया है। 1000 में 1, हाँ सही 100 सोचा से है तुम। 1। चलो ठीक है। कैसे सर एक्सप्लेनेशन बताइए, नहीं आ हाँ रहा है मुझे। बताते हैं, वो जो एक्सप्लेन किया है ना बच्चा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा, नाम बताओ। सर आकाश कुमार। हाँ आकाश कुमार, देखो सही बात है, आकाश जो एक्सप्लेन किया है एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन हम कर देते हैं, देखो ध्यान से कैसे होगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 4 लगातार आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, या आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, या आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है, या आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है, फर्स्ट 4। कोई डाउट नहीं किसी को? बताओ सक्सेसिव का मतलब है हम पहला से दूसरा में गए, एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ गया, 2 गुना, यहाँ कितना गुना बढ़ रहा है जी, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, यहाँ कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। हाँ ऐसा मतलब है। क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि जो मैक्सिमम वेरिएबल है उससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। वेरिएशन मैक्सिमम, इसे हम क्या पढ़ाए थे, ग्रुप में वेरिएशन ज्यादा अच्छा से होता है एन का मान, पीरियड में वेरिएशन कम होता है, तो ग्रुप को स्टडी करना आसान है। ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो मैक्सिमम वेरिएबल क्वांटिटी निकाल लेना है। हम यहाँ बोले 2 गुना बढ़ रहा है, यहाँ 10 गुना, यहाँ 2 गुना। अब बताओ मैक्सिमम वेरिएबल आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम। बताओ केमिस्ट्री में जो राइट हैंड साइड एलिमेंट होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। हाँ थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, ध्यान से देना। और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, और राइट हैंड साइड में भी जो सबसे एक्सट्रीम राइट होगा। एक्सट्रीम राइट का मतलब नोबल गैस, याद है ना? यस सर। हाँ ऐसा पहले समझना ध्यान से, नोबल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। नोबल गैस का ऑर्बिटल क्या होता है, फुलफिल्ड। और एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब कौन सा ग्रुप, एल्कली ग्रुप। अल्काइल। बताओ क्या इससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कहीं मैक्सिमम वेरिएबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम वेरिएबल का मतलब अगर हमको पहला ग्रुप का कोई एलिमेंट मिल जाए या लास्ट वाले ग्रुप का कोई एलिमेंट मिल जाए, तो दोनों के बीच आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम होगा। तो पहले इतना बात को नोट करो, फिर हम बोर्ड साफ करेंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने का ये सब क्राइटेरिया है, जो डेटा मैक्सिमम वेरिएबल है उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्योंकि मिनिमम वेरिएबल से, फिर से हम बताते हैं, पहले डाटा को देखो कहाँ पे ज्यादा वेरिएबल हो रहा है, 50 से 100 500 में 10 गुना, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वेरिएबल। केमिस्ट्री में मैक्सिमम वेरिएबल का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम वाले को सिलेक्ट करेंगे और सबसे राइट वाले। तो ध्यान से 500 के रिस्पेक्ट में 50 बहुत छोटा हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल कम रहा होगा। अचानक से सडनली एनर्जी दिए, अचानक से क्या हो गया, लार्ज जंप हो गया। तो मैक्सिमम वेरिएबल का मतलब एक वर्ड हम यहाँ लिखा देते हैं, बताओ एनर्जी में क्या होगा, लार्ज जंप। क्योंकि 50 से 500 गुना सडनली एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। ऐसा तब होगा जब हम एक एलिमेंट यहां से उठाएं, एक एलिमेंट यहां से उठाएं। तुम खुद सोचो, एलएचएस मिनिमम मतलब? हम बता रहे हो, तुम खुद सोचो
तुम्हारे पास एक ग्रुप है फर्स्ट ए का और दूसरा है नोबल गैस, कॉम्बिनेशन देखो बता रहे हैं, और दूसरा कॉम्बिनेशन है सेकेंड ए और हेलोजन। बताओ दोनों कॉम्बिनेशन में से किस कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन नंबर 1 कॉम्बिनेशन नंबर 2, किस कॉम्बिनेशन में अविनाश एनर्जी मैक्सिमम वेरिएबल मिलेगा? फर्स्ट वन। वन में। हाँ वेरी गुड, 1 में, क्योंकि एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड केमिस्ट्री में कौन सा ग्रुप होता है? अल्कली मेटल, एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ देखो सेकेंड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम एक ग्रुप छोड़ के आगे बढ़ गए, इधर भी एक ग्रुप छोड़ के इधर आ गए, इस मतलब पीरियोडिक टेबल में गैपिंग कम हो गया। जितना क्लोज ग्रुप लोगे उतना वेरिएशन मिनिमम मिलेगा, जितना ज्यादा ग्रुप लोगे मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट उतना वेरिएशन ज्यादा मिलेगा। और हमको क्या पूछना है? मैक्सिमम वेरिएबिलिटी का। राइट हैंड साइड, मतलब बता अरे दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम 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 का मतलब बता दिए ना कि लेफ्ट हैंड साइड में आयोनाइज्ड एनर्जी क्या होता है? मिनिमम। सबसे कम होता है। हाँ आयोनाइज्ड एनर्जी लिख लो। राइट हैंड साइड में आयोनाइज्ड एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर? यस। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर mg मतलब उसको क्या टिक मारे? आ रहे हैं देखो, जो अच्छा क्वेश्चन है ना उसके लिए पहले पिच तैयार कर रहे हैं कि एकदम चौका छक्का आसानी से तुम मार सको। पिच बढ़िया नहीं रहेगा, बाउंसर से चोट लग सकता है। कहने का मतलब है अगर हम डायरेक्ट हम बता दिए क्रिकेट के भाषा में वो बाउंसर होगा, तुम्हारे ऊपर से थ्रू निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले पिच तैयार करते हैं, फाउंडेशन। पिच तैयार रहेगा तो भी बॉलर बॉल करेगा आसानी से, हम छक्का उड़ा सकते हो। पुल शॉट मारेंगे। हाँ पुल शॉट। अभी देखो अब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल होने वाला है। क्रिकेट में ही थोड़ा वीक रह गया सर, बाकी फुटबॉल में आइए। अच्छा कोई बात नहीं, कितना नोट हो गया ना सबका? ये सर हो नोट गया। पूरा समझ में आ गया। हाँ चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दो। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे ऐसे। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन समझेंगे ऐसे। बताओ तो जितना डाटा हमारे पास दिया हुआ था उसमें सेकेंड से थर्ड जाने पे हमको क्या मिल रहा था अविनाश जी? मैक्सिमम पेन वेरिएबल। वेरिएबल। क्योंकि यहाँ अचानक से एनर्जी कम था, यहाँ अचानक से ज्यादा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के भाषा में सडन लार्ज जंप, है ना? मतलब इलेक्ट्रॉन को उस टाइम पे जितना एनर्जी दे रहे थे उससे 2 गुना 3 गुना मतलब 10 गुना ज्यादा एनर्जी दे दिए उस टाइम। हाँ उस टाइम उतना एनर्जी दिए, अचानक से इलेक्ट्रॉन उछल के बहुत दूर चला गया। मतलब यहाँ और यहाँ में एनर्जी का 10 गुना फर्क है। एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा हमको मिला, तो उसी का नाम रख दिया सडन लार्ज जंप। अब बताओ ऐसा कब हो रहा था? जब 2 से कहा जा रहे थे 3 में। 4 डाटा था, 1 से 2 में वेरिएशन 2 गुना था, 2 से 3 में मैक्सिमम टाइम्स था, 3 से 4 में फिर छटक गया तो 2 गुना हो गया। देखो अब हम आंसर ये क्यों बोलेंगे, ध्यान देना, यही आंसर था। हाँ हाँ सर। हाँ। चलो मैग्नीशियम का हम सिलेक्शन क्यों करेंगे? तो मैग्नीशियम इस कंडीशन के लिए परफेक्ट है। कैसे बताओ? मैग्नीशियम का हम कौन सा अविनाश एनर्जी के बारे में पहले सोचेंगे? सेकंड। सेकेंड। बताओ मैग्नीशियम जब सेकेंड में पहुंचा तो एक स्टेप हो चुका था ना? यस। अविनाश एनर्जी 1 नहीं 2 है। बताओ मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 2 नहीं 2। 12 होता है, कल बाहर होता 12 होता है। तो सेकेंड में जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो चुका होगा। है। यस। यस। बताओ अभी क्या बन गया? Na सोडियम। सोडियम। हाँ बताओ तो क्या है? सोडियम एक्सट्रीम लेफ्ट होता है कि नहीं होता है ग्रुप में? यस सर। यस सर होता है। अब वैसे मैग्नीशियम का अगला अविनाश एनर्जी हमको चेक करना है थर्ड।
थर्ड में जाने से पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका होगा। क्या बन गया? नोबल गैस। नोबल गैस। क्या लिखोगे इसको? एक्सट्रीम। राइट। तो सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं कर दिया? तो मैग्नीशियम का सेकेंड आयोनाइज एनर्जी अल्कली मेटल से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है। ये डाटा कर रहा है एनर्जी यहाँ पे अल्कली है तो बहुत कम होगा। जैसे ही थर्ड में पहुंचा अचानक से क्या बन गया? नियॉन। नियॉन मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा। सर कहने का इलेक्ट्रॉन मतलब बढ़ने से आयन बनेगा सर ना सर, फर्स्ट प्रोटॉन नियॉन निकाला जाएगा। आयनाइजेशन में वो कहने का मतलब ध्यान सुनो। कहने का मतलब है मैग्नीशियम परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम में सडन लार्ज जंप सेकेंड से जब थर्ड में हुआ तो आयोनाइज एनर्जी सेकेंड इससे बिलोंग कर गया डाटा हिसाब से। सेकंड किससे होगा सर? वो तो है फर्स्ट होगा ना। कौन सा? फर्स्ट होगा ना वो। फर्स्ट नहीं, सोडियम वो तक गया। दो पहले ध्यान से क्वेश्चन का जो डेटा है उस डाटा में बहुत सारा डेटा है। किस डाटा का सिलेक्शन तुम किए? 50 से 500 का। तो 50 वाला डाटा फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकेंड। हाँ, तो सेकंड आयोनाइज एनर्जी मैग्नीशियम का हम चेक करेंगे। तो किसी भी एटम का सेकंड आयोनाइज एनर्जी क्या होता है? जब उसमें पहला हो चुका हो। तो सर पहला हो पहला चुका क्या है। हुआ होगा? हैं? पहला क्या हुआ होगा? पहला क्या हुआ सोडियम होगा के देखो बाद ना। ही तो। नहीं नहीं, कॉपी चेक करो। ये पहला आयोनाइज एनर्जी था सक्सेसिव में। 25 से 50। यस सर। हाँ, दूसरा ये वाला था ना, प्लस इम्बैलेंस। याद है? यस सर। तो हम तो सर एनर्जी यहाँ यहाँ नहीं देंगे। एनर्जी एनर्जी यहाँ थोड़ी देते हैं। सेकेंड आयोनाइज एनर्जी में हम यहाँ पे एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो हम किसका बात करेंगे? M प्लस का। तो तो सर मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका होगा तो ये तो नियॉन बन जाएगा ना। सेकेंड में। हाँ उसमें 2 प्लस लगेगा ना। नहीं देखो तुम, हम सर एनर्जी यहाँ नहीं देंगे। जो यस सर। डेटा है, डेटा को इस्तेमाल यहाँ करेंगे ना। तो हम प्रॉपर्टी इसका ले लेंगे। बनेगा ये वो अलग तरीका है। अगर हम एनर्जी यहाँ लगाते तो हम मैग्नीशियम का सेकेंड आयोन से क्या सोचते हैं? M2 प्लस। सक्सेसिव का मतलब सेकेंड में जाने से पहले पहला स्टेप हो चुका होगा। सर तो पहला पहला स्टेप में सर आप तो एल्युमिनियम से क्यों नहीं सोडियम ट्राई किया बन सर? जाएगा। सर एल्युमिनियम फिर सिलिकॉन से क्यों नहीं ट्राई किया आप? मतलब पहला वाला बताइए ना उसके बाद दूसरा वाला। देखो ना, ये पहला वाला है। अरे ये रहा Mg से Mg प्लस। ये सर एम को mg लिख दीजिए। हाँ, M को Mg लिख दिए, बात खत्म हो गया। अब ये सर जब M प्लस mg प्लस प्लस बनेगा, सेकेंड देखो हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन। तो हम ये बता रहे हैं बार बार कि एनर्जी को तो हम यहाँ ऐड करेंगे ना। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मैग्नीशियम ये क्यों नहीं, डाटा जो सिलिकॉन से रुको, क्यों नहीं? ये डाटा सर जो एम है इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। जब हम थर्ड में जाएंगे तब Mg2 प्लस को रिएक्टेंट मानेंगे, तब उसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आया? यस सर, आगे। तो हाँ। सर एमजी प्लस को एनर्जी देंगे ना। आप तो एमजी को एनर्जी दे रहे हैं। कहाँ? अरे वो तो लिखने का तरीका है, वो तो लिख दिया शॉर्टकट में। यहाँ हम बार बार बता रहे हैं ना, ये तो अब समझ में आया ना। यहाँ पे ये लिखने का तरीका है। ये हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो मैग्नीशियम एक स्टेप में आयोनाइजेशन एनर्जी कर चुका है। सेकेंड स्टेप में जब जाएंगे तो सेकेंड स्टेप में हमको क्या मिलेगा? Mg प्लस मतलब सोडियम। सर अगला फर्स्ट स्टेप स्टेप में में क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा ना। दूसरा स्टेप में तो नियॉन फर्स्ट मिलेगा। फर्स्ट स्टेप में कैसे मिलेगा?
सर Mg प्लस होगा तो सोडियम होगा ना पहला आयनाइजेशन एनर्जी में। नहीं, बताओ ध्यान से, ये सेकेंड स्टेप, देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लिखे तो सेकेंड स्टेप ये वाला है कि ये वाला है, नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? नीचे वाला है। नीचे वाला है। और डाटा हाँ एनर्जी का न है। यस सर। तो सेकेंड स्टेप हम जब एनर्जी का डाटा यूज करेंगे तो इसको प्रॉपर्टी मानेंगे, इसको प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में ये यूज होने वाला है। सर टॉपिक चेक कर। सेकंड स्टेप में यहाँ Mg प्लस लिखे हैं और यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी 2 में Mg लिखे हैं। हाँ, यहाँ देखो ना तुम, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये पहला आयोनाइजेशन एनर्जी था, यस सर। ये दूसरा था, हाँ ये तीसरा था। यस सर। हाँ, तो जब भी हमको क्वेश्चन एटम से रहेगा, रिएक्शन से नहीं, एटम से, इसका मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इसको सोचेंगे, क्योंकि एनर्जी हम निकाल नहीं रहे, एनर्जी दे के काम कर रहे थे। एनर्जी देंगे तो हम इसको पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे। वो तो नहीं एनर्जी देने से प्रोडक्ट बन गया। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास मेटल ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब है क्या, पहला स्टेप हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हाँ थर्ड में तो जब पहुंचेंगे, थर्ड में जब हम पहुंचेंगे तो ऐसा होना चाहिए, होगा ना? हाँ तो देखो, मैग्नीशियम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा? मैग्नीशियम प्लस। लेकिन सर मैग्नीशियम आप यहाँ सेम आप ही से है। सोडियम मैग्नीशियम यानी लिखे हैं। मैग्नीशियम प्लस यानी सोडियम सर। हाँ, मैग्नीशियम प्लस को सोडियम मानो, हम तो डायरेक्ट लिखा दिए हैं। अब इतना दिन से क्लास कर रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए ना। सर ये सब पूरा समझ में आ गया सर, हमको ये समझ नहीं आया मैग्नीशियम के लिए। हाँ, ध्यान दो, अब अंडरस्टूड है, उतना मत सोचो। अब इतना दिन से क्लास कर रहे हो, यहाँ रिलेट करने के लिए सीखो। वो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि समझ में सबको आसानी से आ सके। बट सर सेकंड वाला ही मतलब ले रहा है, अगर ज्यादा है तो इसी अरे कारण से अरे सेकंड अरे, वाला है। अरे अरे, सब बता देंगे। अभी अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर क्लियर। हाँ, नो सर। ये सर आप एक जगह M प्लस प्लस ऐसा लिख देते थे, उसके बाद यहाँ पर एस वो उसको ही सोडियम लिख देते थे, है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, इसको यहाँ लिख लो M, यहाँ लिख लो इसको M प्लस, अब नहीं हुआ कंफ्यूजन। हाँ ये बढ़िया सर। सर तो एम सर प्लस पहला जाएगा हुआ समझ ना, गए। एम होगा। पहला हुआ ना या दूसरा कौन ये सा हुआ? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हुआ दास, तो सर फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए ना, सेकेंड वाला से ही लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी 50 से 500 में जब जंप किया तब। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं कि अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में डाटा है सेकंड से थर्ड, तो सेकंड वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी 50 है, थर्ड वाले का 500 हो गया। तो इसमें एजम्पशन ऐसा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, थर्ड वाला बहुत ज्यादा हो गया। तो सेकेंड वाला कैसे समझेंगे? तो किसी भी, ऐसे समझो, किसी भी एटम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जब उसमें पहला आयोनाइजेशन एनर्जी हो चुका हो, हो चुका है। मतलब पहले वो हो आयोनाइज हो चुका चुका हो। हो। तो पहले जब आयोनाइज होगा तो मिनिमम एनर्जी देंगे तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो मैग्नीशियम का यस सेकेंड सर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको तैयार करेंगे, मतलब वो सोडियम बन चुका होगा। अगला स्टेप में जब जाएंगे तो और एनर्जी थोड़ा देंगे, और थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ बन जाएगा? नियॉन। नियॉन। कहने का मतलब है कि एक बार सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बिलोंग किया अल्कली से, एक्सट्रीम लेफ्ट मिनिमम, एक बार बिलोंग किया एक्सट्रीम राइट से मैक्सिमम। मतलब क्वेश्चन का जो डेटा है चारों ऑप्शन में सुटेबल किसके लिए है? मैग्नीशियम के लिए। हेलो अब सर। अब तुम्हारा क्लियर हुआ इसको बालक? सर इसको लेकिन 4 सर बार उसके बाद तो फिर से करना आयनाइजेशन चाहिए। एनर्जी घट जाना चाहिए ना, क्योंकि कैसे नोबेल गैस घटेगा? का सबसे ज्यादा होता है। हाँ, नोबेल गैस का सर ज्यादा होता है सबसे। तो नोबल गैस का सबसे ज्यादा होता है। तो अब नोबल गैस में तुम अगर एनर्जी दोगे तो ज्यादा एनर्जी लेगा ना, तब ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब उसका अगला पूछेगा तब मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसका सर हम ये मान ले सर कि उससे नोबेल कम गैस होना के बाद चाहिए। कोई सा भी एनर्जी उसको नहीं देंगे, हाँ, मान के चलना बस होगा। वही पर वही stable रहेगा। हाँ, अब वो इसका एक ट्रिक्स बताते हैं, ध्यान समझो।
ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से अगर हम थर्ड में गए तो यहाँ पे एनर्जी था 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ था 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस हम बोलेंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी था मिनिमम, अचानक से हो गया मैक्सिमम। इस वर्ड का नाम है सडन लार्ज जंप। समझने का कॉन्सेप्ट क्या था? तो समझने का कॉन्सेप्ट था कि सडन लार्ज जंप केमिस्ट्री में तब होगा जब एक बार एलिमेंट इसको प्रभावित करेगा, मतलब एक बार इस ग्रुप से बिलोंग करेगा और एक बार बिलोंग करेगा नोबल गैस वाले ग्रुप से, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट से। और ट्रिक्स क्या है, देखो ध्यान से। ट्रिक्स है कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, हम ऐसे एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, क्योंकि एनर्जी यस हम यहाँ दे रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट बन रहा है। अगर 2 से 3 है तो आंसर 2 होगा, 3 से 4 है तो आंसर 3 होगा, 4 से 5 है तो आंसर 4 होगा, 5 से 6 है तो आंसर 5 होगा। जैसे ही तुम्हारे पास ऑप्शन दिया गया तो मैग्नीशियम का सबको मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। सिलिकॉन का कितना 3 होता है, 4। फास्फोरस का कितना होता है, 5। जैसे ही क्वेश्चन देखे फटाक से इसमें टिक कर दिए। सर हम लोग निकाल नहीं सकते वो 25 निकाल इलेक्ट्रॉन सकते वो, हैं, ये उसमें टाइम 25 लगेगा। हाँ, उसमें टाइम लगेगा, सिल्डिंग इफेक्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो, आंसर एल्युमिनियम क्यों नहीं हुआ, या सिलिकॉन? मान लो एल्युमिनियम था तो क्या दिक्कत था? देखो ध्यान से, हम एल्युमिनियम का देखो जी बालक, जिसको प्रॉब्लम था वहां पे हाँ ये बात बताओ है। कौन कौन सा आयोनाइजेशन था 2 से 3? बताओ, अगर तुमसे पूछ दिया जाए एल्युमिनियम के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कन्फिगरेशन किस एलिमेंट के बराबर होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम। का। वेरी गुड। mg हाँ, क्योंकि सेकेंड स्टेप में आने से पहले पहला सक्सेसिव स्टेप वो कंप्लीट कर चुका होगा, है ना, जिसे जहां पे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा। बताओ, इसी एल्युमिनियम का अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी चेक करें सोडियम क्या बन सोडियम। जाएगा? सोडियम। 13 में से 2 गया, 11। बताओ तो ये सोडियम दोनों एलिमेंट केमिस्ट्री में ग्रुप में अगल बगल है कि दूर दूर है? अगल बगल है। अगल हाँ, बगल यहाँ सामने पे से हमको वेरिएशन मिलेगा मैक्सिमम? नो सर नो सर। नहीं मिलेगा, मिनिमम मिलेगा इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन डेटा वाला जब भी रहेगा तो बनाने का वही तरीका है। और सर चूंकि ध्यान दो सक्सेसिव है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ट्रिक्स ये हो गया कि जितना आयोनाइजेशन एनर्जी तुमसे बोला जाएगा उतना से एक इलेक्ट्रॉन कम लॉस करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी 4 में कोई एलिमेंट गया, कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर चुका लॉस करके वो? 3। 3 3। इलेक्ट्रॉन हाँ, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 में हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बारे में बताए, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 में 2 करने के बारे में बताए। क्योंकि मिनिमम एनर्जी देने से मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं इच सक्सेसिव स्टेप। सर अगर इसके जगह एल्युमिनियम प्लस होता तो क्या इसका आंसर होता? हाँ, हो जाता है आंसर। और सर अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस बेरिलियम अगर मतलब ऑप्शन वो होता। मैग्नीशियम ही ना हुआ वही ये हुआ वाला जो मतलब। बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, हाँ, इसको सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अब बताओ बालक, तुम्हारा क्लियर हुआ कंसेप्ट? सर मेरा एक डाउट था कि अगर मैग्नीशियम की जगह बेरिलियम होता तो हो सकता यस था। सर। हाँ, हो गया ना अब? हाँ? यस उसको बोलने सर। दो। हाँ ठीक है। देखो, अब रिसेंट हम दे रहे यस हैं सर। इस 2022 का एडवांस का। अब बनाना तो ध्यान से, रिवीजन भी हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले देखो, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं नीट का, मतलब आईटी मेंस का क्वेश्चन है। आईटी मेंस का क्वेश्चन है। अभी टाइम है ना जी, कितना टाइम हुआ है? सर टाइम को छोड़िए ना, इधर कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक 20 से नहीं मिनट हो रहा सर, 20 मिनट टाइम अच्छा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, उसका टेंशन मत लो। देखो मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखेंगे, आंसर बताना है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द सडन
सर ची नहीं लार्ज होता है, देखो द सडन ACDDEN होता है। है। हाँ एक मिनट, बोलता आत्माराम सर बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे जी। हाँ सही पकड़ा है। पढ़ भी बढ़िया से रहा है। हाँ देखो द सडन लार्ज जंप बिटवीन सेकेंड and the third ionization energy represents which one electronic configuration। देखो ध्यान देना है, हमको करना है आईटी क्वालिफाइड, आईटी मेंस नहीं, आईटी एडवांस। उसके लिए पूरा एकदम मैक्सवेल जैसा काम करना पड़ेगा जो ग्लेन मैक्सवेल किया था। क्या किया था सर? सर विराट थोड़ा जैसा समझिए। चढ़ने से नहीं चलेगा। मालूम नहीं है अफगानिस्तान को मिट्टी मिला दिया। 200 रन बनाया था सर। सर सुनील 201 रन। वो तो हम बोलना वही चाह रहे थे, वो सही मायने में एथलीट है। जिस पीड़ा से वो गुजर रहा था, अगर इंडियन खिलाड़ी रहता, देखो हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा चोट लगा नहीं कि बैठ के आराम फरमा रहा है ना, लेकिन वो जीवटता का परिचय दिया। अगर उस मौके पे वो मैदान छोड़ के चला जाता तो टीम उसी वक्त हार गया रहता। तो पढ़ाई में भी वही जीवटता होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान छोड़ दिए आईटी की जगह पे आईटीआई क्वालिफाई कर जाओगे। अरे सर नहीं नहीं, अरे मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, तुम तो अच्छा बच्चा है, पढ़ता भी है मन लगा के। वही बोले कि थोड़ा एडवांस लेवल, जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन बनाओ, तब मजा आएगा पढ़ाई में। है ना, सही बोल रहे हैं ना? यस सर। चलो एक दिन तुम लोग का मोटिवेशनल क्लास हम लेंगे, तब तुम लोग एकदम पूरा प्रिपेयर हो जाएगा सब कुछ के लिए। सर ये केमिस्ट्री का ही तो सहारा है नंबर ज्यादा BOC लाने ऑप्शन नंबर तो सेम है सर। सर BOC ऑप्शन सेम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलो। सर D नंबर। नंबर सर। लास्ट D नंबर। सबसे लास्ट। सबसे हाँ लास्ट दो, यहाँ अभी बताए थे वही चीज है। सर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम जब को सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन में तो लिख दिया। वही क्वेश्चन को डाटा हटा के लैंग्वेज में लिख दिए। इससे पहले यस में सर। डाटा था, यस इसमें वर्ड कर दिया। अच्छा ये सडन पूछा गया लार्ज मैं। जंप, सडन लार्ज जंप सडन साथ में यहाँ एनर्जी मिनिमम, यहाँ एनर्जी मैक्सिमम। तो जो गैप बनेगा वो इसके लिए सूटेबल है। सेकेंड का मतलब है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है, नहीं आंसर होगा। ये 4 है, नहीं होगा। ये 3 है, नहीं होगा। तो ट्रिक से पकड़ना है, 2 से 3 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन 2 पे टारगेट करना है। क्लियर है? यस सर अब क्लियर है। चलो थोड़ा सा और घुमा के देते हैं। रिडॉक्स पढ़ रहे हो अभी? हेलो सर, हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सुनिए। हाँ एनर्जी बोलो। मैक्सिमम, से एनर्जी मैक्सिमम के लिए एन वेरी करना चाहिए क्या? तो क्या पढ़ रहे हो स्टेटमेंट? एनर्जी मैक्सिमम के लिए जो एनर्जी डिफरेंस आप मैक्सिमम निकालते हैं ना, हाँ तो उसके लिए एन वेरी करना चाहिए। उसके लिए हाँ एन वेरी करना चाहिए। एन मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, जो पीरियड है वो हाँ तो सेम ही अभी रहेगा तो सर। इससे पहले था मैग्नीशियम अल्मुनियम, उसमें तो कहाँ सर एन वेरी कर वेरी तो रहे थे। नहीं कर रहे हैं सर। नहीं देखो, अगर एन वेरी कर रहा है तो ज्यादा अच्छा बात है ना। अगर एन वेरी कर रहा है तो डिफरेंस को हम बता दिए, गैप को समझना आसान है। अगर एन वेरी नहीं कर रहा है, एन कांस्टेंट है, तो हमको देखना है स्टेबिलिटी। जो सबसे ज्यादा टिक लगाए थे, मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, कि कौन जल्दी नोबल गैस बना और कौन जल्दी अल्कली बन गया, उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे तब होगा। हम लोग जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें तो एन वेरी नहीं कर रहा है। हाँ एन वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब भी
आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप स्टडी करेंगे तो प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अल्कली होता है, आयोनाइजेशन मैक्सिमम नियॉन होता है। तो कौन सा एलिमेंट अपने प्रॉपर्टीज को इतना फ्लक्चुएट कर ले कि एक बार वो अल्कली से मैच कर जाए और एक बार नोबल गैस से मैच कर जाए। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि हम किस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज किस ग्रुप से मैच करवा रहे हैं, तो उससे आयोनाइजेशन एनर्जी गैप या सडन लार्ज जंप को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस। चलो ये क्वेश्चन एडवांस का है, आशा करते हैं सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन है द फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर 10, 20, 30, 40 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट of element is। पहला ऑप्शन है +2, दूसरा ऑप्शन है +3, तीसरा है +4, सी ऑप्शन सर। चौथा है +5। सी ऑप्शन। +4 +4 क्योंकि जब हम चौथा से पांचवा में गए एनर्जी इतना गुना वेरिएबल मिला। काम हाँ, 4 से 5 में एनर्जी गैप है मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और केमिस्ट्री में इतना बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना चार्ज चाहिए। कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बन फैमिली हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से दे देगा तो उससे भी बना सकते हैं। चलो अब तुम लोग आईक्यू लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं ओलंपियाड का, बना के दिखाना। ओलंपियाड क्या होता है? साइंस ओलंपियाड। यस यस सर 9th क्लास में दिए थे। पहले सुने थे नाम लेकिन पता नहीं था कभी। अच्छा, उसके बारे में भी बता देंगे। नोट हो गया ना सर? क्या यस सर। वाला नहीं हुआ। क्वेश्चन है which having least ionization potential in electron volt। आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहला ऑप्शन है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन, तीसरा ऑप्शन है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन, और चौथा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। सर ए। अच्छा ठीक है, और देखते हैं किसका क्या जवाब आता है। बंद कर दें कैमरा। नहीं आ जाएगा। सर डी लग रहा है सर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज। ये सर डी होगा। होना चाहिए। कि साइज सबसे छोटा होगा डी का। सर ए और बी। अच्छा, ए ही होगा सर 1 यही होगा सर, वो गड़बड़ा रहा है। 1। which having least ionization potential in electron volt।
ये होगा सर। ये हो गया। वन एंड बी, ऑप्शन करेक्ट सर। अब बोलो। फर्स्ट ऑप्शन। ए और बी तो सेम ही आ हेलो रहा सर, ये मोर देन करेक्ट है क्या? है, ए बी सेम ही आ रहा है। अब वो तुम सोचो, हमारा काम था क्वेश्चन देना, ये क्वेश्चन। हेलो सर, आंसर तो चारों लग रहा है। नो ए सर, बी वन होगा सर, फर्स्ट होगा सर। वेरी गुड। आंसर इसका होगा और ऑल ऑफ अब दी, ये एक ऑप्शन इसमें मिसिंग था। ऑल ऑफ दिस, ए, ऑल ऑफ दिस लास्ट वाला सबका लास्ट सेम आ रहा है में, सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन सही पकड़ा है। तो क्या क्या होता है, कभी कभी हाँ सर, क्वेश्चन, वो सही बोले ना। हाँ बिल्कुल सही बोला है, बहुत बढ़िया। सबका आंसर वही होगा। इसका सर मतलब, जेड इसका वेरी कर रहा मतलब, है। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि सर क्वेश्चन दे दिए तो उसमें आंसर हम किसी भी तरह से ला दिए, है ना। इसलिए पहले हाँ चेतावनी दिए थे, आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं। तो हाँ अगर सर। नहीं सर, फर्स्ट कॉन्फिडेंस वाला अपने को में होना निकालिए चाहिए। ना तो वही आ गया। हाँ अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम बोल दिए वो एकदम अकाट्य हो गया। हाँ सर। सर देखो जेड तो वेरी कर रहा है ना, और जेड न, इलेक्ट्रॉन न, पोटेंशियल के डायरेक्टली देखो प्रोपोर्शनल होगा। आप अभी एक फैक्टर दिए थे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये साइज का, तो जो ठीक सबसे बड़ा ठीक, दोनों साइज वेरी था कर रहा साइज है, का। देखो देखो दोनों वेरी कर रहा है सर, सब देखो देखो ओके। बता रहे हैं, ध्यान दो मेरी बात को सुनो। ओके सर। यहाँ पे ये कंडीशन है बच्चा, ये कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का खेला हो रहा है। ये खेला नहीं होता तब हम साइज से बनाते क्वेश्चन को। साइज से तब बनेगा जब इसमें टर्म और कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ग्राउंड स्टेट में अविनाशी एनर्जी का कहानी पढ़े, एक्साइटेड स्टेट में नहीं पढ़े हैं। न्यूमेरिकल में अगर घुसा दिया तो तुमको साइज से नहीं जाना है। साइज से तब आंसर ए नंबर आता जब ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहता, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, यस सर, बेरिलियम बेरिलियम 3+। 3+, तब बेरिलियम हम इसको 3+, इसमें भी तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पता चल सर, इसमें हाँ भी आइसो तो पता इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है स्पेसिस, सर, 2+3+ यानी वो स्पेसिस, यस हम बता एक रहे एक्साइटेड हैं, बोले सर। सर, देखो इस चारों ऑप्शन एक्साइटेड का, स्टेट नहीं देखे थे। हाँ देखो इस चारों ऑप्शन में क्या है, जैसे ए वाले ऑप्शन में Z1 है तो N1 है, तो जितना से स्क्वायर उतना से स्क्वायर 13.6, कट गया। यस सर। हाँ और देखो बी वाले में सेकेंड Z, में n इक्वल टू 2 होगा। हाँ और Z भी 2 है, तो हाँ चार हाँ, चार कट गया। यस सर। सी तीसरा में नंबर भी में वही, Z का मान 3, n का मान N का 3। मान 3, सेकेंड एक्साइटेशन मतलब N का वैल्यू आगे, और इसमें Z का मान 4, N का भी मान 4। 4। हाँ तो जब सब कट गया तो अविनाशन जी सबका बराबर ना आ गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिस्ट तो हम बता ही नहीं सकते हैं, असंभव है। नहीं सर, हम सोचे क्या हीलियम का तो एक ही सबका सेल होगा बराबर। सर, तो सेकंड हाँ सेल में ये ठीक, जाएगा कैसे? इसका एन हाँ तो हो ही नहीं सकता ना। वही वही बात है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिए हैं, एक्साइटेड स्टेट, तो उस कंडीशन को करके तब आंसर करना है। सर ये हीलियम प्लस जो लिखे हैं ये भी तो ग्राउंड स्टेट ही होगा ना? हाँ लेकिन अगर हम हीलियम प्लस है ना, तो ध्यान से हीलियम प्लस अगर लिखे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया। अब क्लास में पढ़ाए थे यस सर, वो कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का इलेक्ट्रॉन आगे जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। सर इसमें पता कैसे चलेगा कि सर इससे निकालना साइज से नहीं? हाँ इसलिए मतलब देखो हम यहाँ फिर से ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में साइज का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको कुछ लिखा हुआ नहीं है कि एक्साइटेड आइसो स्टेट कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है। स्पेसिस दिया होगा। हाँ इसमें तुमको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दिया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज E/Z रेशियो क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब चूंकि इसमें एटम, हाइड्रोजन आ हाँ जाता ना फिर। इसमें एटम और आयन में कॉन्फ़िगरेशन का महत्व है, तो तुम अगर केवल उसका साइज डिफाइन कर लिए और उसका तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन ही नहीं किए, फिर साइज भी गलत हो गया। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का मान 3। अब ध्यान देना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल केवल नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे, यही फॉर्मूला से बनेगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। नहीं पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एज्यूम कर लेना कि कौन सा साइज में बड़ा है, कौन सा साइज में छोटा है। सर इसमें भी तो पता चल रहा है सर, प्लस है अलाइड 2+ या 2+, मतलब वो सेकंड हाँ एक्साइटेशन स्टेट में। पता पता चल रहा है, तो इसमें करना क्या था,
इसमें करना ये था तुमको, क्वेश्चन कर रहा है कि चारों ऑप्शन में जेड भी वेरिएबल है और हर ऑप्शन में आपस में एन भी वेरिएबल है। हर ऑप्शन का जेड और एन बराबर है। दो बात सोचना था, सारे के जेड वेरिएबल है और सारे के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपस में वेरिएबल है, लेकिन सेम ऑप्शन में जेड और एन बराबर है। इसलिए सर अविनाश जी सबका वेरिएबल कितना आ कैसे गया? सर, और बताइए सर। हाँ, आयन से वेरिएबल कैसे हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, आयन से फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कैसे जा रहा है, वो तो खुद ही एक्साइटेड स्टेट में है। खुद ही एक्साइटेड स्टेट में है ना। लेकिन देखो, हाँ मेरे ध्यान देना, हीलियम आयन का एक्साइटेड स्टेट जो है ये 1s1 है, हाँ फर्स्ट लिखा हुआ है। तो क्लास में बता चुके हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जो भी होते हैं उनमें एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कभी नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑर्बिटल में कभी भी पी ऑर्बिटल होगा? नो सर। नहीं होगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि एन के वैल्यू को एक चेंज आगे तक ले जाएंगे, n+1 तक। बाकी सब में, जैसे फास्फोरस का बात किए थे, सल्फर का किए थे, वो सब में एक्साइटेड स्टेट जो है ऑर्बिटल का कंसेप्ट दे सकता है, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, इसमें एक्साइटेड स्टेट कभी भी ऑर्बिटल से डिफाइन नहीं होगा, ऑर्बिट से डिफाइन होगा। इसलिए हम ये सर हीलियम ये तो आयन पूरा का, हाँ, इसलिए हम हीलियम आयन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन का वैल्यू 2 लेके आए। अब क्लियर हुआ? यस सर, समझ में आ गया। तो छोटा छोटा बात है, तो याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन बनाना जरूरी है। हम क्वेश्चन जो है ना, जितना हम बता रहे हैं इस टाइप का, तो हम तैयार कर लिए तुम लोगों के लिए डीपीपी, है ना, 5-6 डीपीपी आज हम एक साथ भेजेंगे। मतलब 5-6 डीपीपी का मतलब मोटा मोटी 200 क्वेश्चन हो गया। मंडे तक बना के हम टाइट रहना क्वेश्चन। दिवाली कितना तक। क्वेश्चन होगा सर 5 डीपीपी में पूरा? हाँ, 200 क्वेश्चन होगा, बन जाएगा आराम से। देखो, बस पहले क्या करना, एक बार कॉपी कर लेना। 200 क्वेश्चन बनाने में तुमको मैक्सिमम, चूंकि चैप्टर है थ्योरेटिकल, घटता है बढ़ता है, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, पूरा एनालाइज करना, आयनाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट एनालाइज करना, एटॉमिक रेडियस, शिल्डिंग इफेक्ट का, ये 3 टॉपिक का पहले बनाना है तुमको। 200 क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम तुम लोगों को 100 मिनट लगेगा, मतलब 1.5 घंटा बैठ जाओगे, पूरा डीपीपी खत्म हो जाएगा। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सब इजीली बन जाएगा ना? एक बार रिवाइज एकदम करेंगे तो आराम हो से, जाएगा पूरा। एकदम 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 दाएं दाएं बनेगा, उल्टा जाएगा क्वेश्चन। यस नहीं बनने का सवाल यस ही पैदा नहीं होता है, तो नहीं बनेगा उसके लिए हम है। यस सर। टाइम भी सर कवर हो गया डाउट सर। वाला सब पूछे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ तो ठीक है, वो हम करवा देंगे, टेंशन मत लो। ये चैप्टर थोड़ा इन होने दो, तो जैसे ही पीरियड टेबल खत्म होगा तो 2-3 क्लास लगातार डाउट लेंगे, उसमें सारा जितना बचा हुआ है पीरियड टेबल का, इस तरह का सब बता देंगे। मोल कंसर्न का भी पूछना होगा, उसका भी। हाँ, सर फॉर्मूला में एन और जेड का मतलब ये से मेरा गलती हो जा रहा है, इसको कैसे याद रखें सर? किसको? फॉर्मूला से बनाते ही नहीं है हम तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना फॉर्मूला लिखा है ना, तो हाँ, अधिकतर उसमें एन और जेड एक ही फॉर्मूला में साथ ही आता है, तो उसका जो जगह है ना वो रिप्लेस हो जाता है, एन की जगह जेड लिख देते हैं, जेड की जगह एन लिख देते हैं। ये अच्छा, गलती। ये दिक्कत आ रहा है। हाँ अच्छा चलो, इसका एक उपाय हम बता दें, कैसे याद रखना है उसका भी उपाय है, वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे मान लो उसका कहना है R=n², कंपाउंड में कहीं पे जेड ऊपर कहीं पे एन नीचे चला जाता है, ये याद नहीं रहता है ना। यस ठीक है, तो उसका टाइम भी भी एक हो गया उपाय सर, है। पक्का पकड़ के बैठा होगा। अच्छा हेलो चलो, सर, कंपाउंड में एनर्जी कैसे निकालेंगे? कंपाउंड में नहीं बच्चा, देखो वही तो है, तुम जो नोट्स लिखा है उसका पहला लाइन पढ़ो, आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड
स्टेट में डिफाइंड होता है। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब दिखा दिए थे कि एटम का फ्री एग्जिस्टेंस होना चाहिए, किसी दूसरे एटम से कंबाइंड नहीं होना चाहिए। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल का नहीं होता है एनर्जी, किसका होता है? एटम का। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अगले क्लास में मिलते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली टू यू सर। थैंक यू। सेम थैंक्स टू टू यू ऑल। सर। थैंक यू सर। भेज दो, हम बता देंगे। आयरन में कैसे निकालेंगे? आयरन में ठीक सर है। आयरन में सर, आयरन में गैलियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर गैलियम का? +2 देखो, आ रहा था, लेकिन सर हाँ, बनी आंसर दिया वो 3 सर और 1। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम पढ़े हो ना? यस सर, बाल का ही हाँ। रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब तुम डाउन ग्रुप जाओगे, इस ग्रुप में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, और जब ऐसे जाओगे +3 होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। मतलब थैलियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। पता है कैसे? बोलो, पूछो तो इसमें बता रहे हैं। सर वो अभी लिखे नीचे जाने पर सबसे डाउन वही है, बॉटम में। तो +1 ही क्यों होगा? वो पता नहीं है सर। यही तो कंसेप्ट है। देखो, कंसेप्ट ये है, बोरोन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमोस्ट ये होगा ना। हाँ यस सर। बताओ, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। हाँ यस सर। NH2 हाँ, बताओ। NH2 का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में चला गया? फर्स्ट नहीं, किस ऑर्बिटल में? एस में। सेकंड और किस ऑर्बिटल में? SPDF में कहाँ चला गया? एस पे अगर हम थैलियम पे ऑर्बिटल पे। +1 चार्ज डाले, इलेक्ट्रॉन चला गया NH2 ऑर्बिटल में, मतलब S ऑर्बिटल में चला गया ना। तो S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे एक केमिकल इनर्टनेस आ गया।